नमस्कार। मैं पवन कुमार मिश्र। हम लोग इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के काउंसलिंग सेशन के द्वितीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि पिछली बार के काउंसलिंग में आपको याद होगा कि हम लोगों ने समाजशास्त्र क्या है, समाज क्या है, समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता कैसे संभव है और समाजशास्त्र का एक वैज्ञानिक विषय के रूप में उद्भव और क्रमिक विकास किस रूप में हुआ, इन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। अब आज हम लोग दूसरे चरण में समाजशास्त्र किन बुनियादी अवधारणाओं को विस्तार से समझने की कोशिश करता है, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और आज हम लोग कुछ ही अवधारणाओं की चर्चा कर पाएंगे जहां से समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखना चाहेंगे कि समूह का अर्थ क्या है और सामाजिक समूह किस रूप में समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जब हम सामाजिक समूह शब्द की बात करते हैं तो समाज में व्यक्तियों के किसी संकलन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। साधारणतया हम लोग कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का अगर कोई संकलन है तो उसे सामाजिक समूह कहा जाता है। बहुत से समाजशास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि मूल रूप में समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का ही वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास करता है। हैरी एम जॉनसन जैसे तमाम समाज वैज्ञानिक इस परिभाषा से सहमत होते हैं। तो सामाजिक समूह को हम लोग समाजशास्त्र में किस रूप में देखते हैं, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। जैसा कि अभी हमने आपसे बात की कि सामाजिक समूह सामान्यतया दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का एक संकलन कहा जाता है, लेकिन केवल इतने मात्र से सामाजिक समूह को स्पष्ट रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कई बार दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के संकलन से टकराता है। जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं तो सामने सड़क पर मौजूद तमाम लोग, ऑटो या मेट्रो में जा रहे साथ में बैठे तमाम यात्री, ऑफिस के सहयोगी, फिर जब हम लौट कर आते हैं तो अपने घर में परिवार के रूप में या कहीं क्लब में गए या कहीं घूमने गए या सिनेमा देखने गए, तो तमाम ये व्यक्तियों के संकलन, उनसे हमारा साक्षात्कार होता है। लेकिन इन सारे संकलनों को हम सामाजिक समूह की संज्ञा नहीं देंगे। तो आखिर ऐसे कौन से व्यक्तियों के संकलन हैं जिसको हम सामाजिक समूह की संज्ञा देंगे? इस संबंध में एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस हैं। इन्होंने कहा है कि सामाजिक समूह से तात्पर्य साधारणतया व्यक्तियों के एक ऐसे संकलन से है जो नियमित आधार पर अंतःक्रियारत होते हैं। यहां दो शब्द, बल्कि मैं कहूंगा तीन शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तियों के ऐसे संकलन से, अर्थात यह तो स्पष्ट है कि दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। दूसरा, उनमें आपस में अंतःक्रिया। देखिए, अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों का एक विशिष्ट स्वरूप है। प्रत्येक प्रकार के सामाजिक संबंधों के लिए हम अंतःक्रिया शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अंतःक्रियारत होते हैं, इसका अर्थ यह है कि उन व्यक्तियों में जिनसे मिलकर वो संकलन बन रहा है, जिसको हम सामाजिक समूह कहना चाहते हैं, उन व्यक्तियों में आपस में एक से ज्यादा बार संबंधों का बनना दिखाई दे। जैसे कुछ दिन के अंतराल पर या रोज या सुबह शाम, जैसे परिवार एक संकलन है, यहाँ रोज हमारी अंतःक्रिया फैमिली के दूसरे सदस्यों के साथ होती है। अपने ऑफिस में 10 से 5 या अपने स्कूल कॉलेज जहां हम पढ़ते हैं वहां कॉलेज टाइम में अपने सहयोगियों से अंतःक्रिया होती है जो हमारे साथ पढ़ते हैं।
तो इस रूप में हम ऐसे जो भी संकलन हैं जिनसे हम अपने संबंधों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं, उन संकलनों को हम सामाजिक समूह कहेंगे। नियमित आधार शब्द का तात्पर्य रोज या प्रत्येक घंटे से भी नहीं है। रोज भी हो सकता है, हर घंटे भी हो सकता है, कुछ समय के अंतराल पर, कुछ दिनों के अंतराल पर। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। निकटवर्ती मित्र जो आपस में रोज नहीं मिल पाते, वो व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया के नए अकाउंट के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वो भी नियमित आधार पर अंतः क्रियारत माने जाएंगे और उनको हम मित्र मंडली के रूप में सामाजिक समूह का की संज्ञा देंगे। तो परिवार, मित्र मंडली, राजनीतिक दल, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, ये सब के सब सामाजिक समूहों के उदाहरण हैं, जहां विभिन्न व्यक्ति आपस में नियमित आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में शुरुआत से ही काफी चर्चित रहा है और इस पर अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रत्येक समाजशास्त्री ने अपने अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से सामाजिक समूहों के प्रकारों को विश्लेषित करने का काम किया है। तो अब हम लोग कुछ प्रमुख उदाहरणों से सामाजिक समूहों को और विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। जैसे प्राथमिक समूह, ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो सबसे पहले चार्ल्स कूले ने प्रस्तुत की थी। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने सबसे पहले प्राथमिक समूह शब्द को परिभाषित किया था। प्राथमिक समूहों से कूले का तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग पाए जाते हैं। यहां आमने सामने शब्द का प्रयोग कूले ने उन संबंधों को दर्शाने के लिए किया जो बेहद निकटवर्ती माने जाते हैं, जो अत्यंत करीबी संबंध माने जाते हैं। तो कूले ने कहा कि ऐसे सारे समूह जिसमें इस तरह के संबंध हो, वो प्राथमिक हैं, वो प्राथमिक समूह कहे जाएंगे। जैसे परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, ये तीन प्रमुख उदाहरण कूले ने प्रस्तुत किया कि इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो जो इसके मेंबर होते हैं उनमें बेहद घनिष्ठ और निकटवर्ती संबंध होते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न कूले के समय ये उभर कर आया कि अगर हम इनको प्राथमिक शब्द की संज्ञा देते हैं तो हम इन्हें प्राथमिक ही क्यों कहेंगे, हम इनको कोई और नाम क्यों नहीं दे सकते। तो कूले ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की। कूले ने कहा कि ये प्राथमिक बहुत से अर्थों में है, बहुत से अर्थों में इनको प्राथमिक की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मानव का किसी समूह से अंतःक्रिया होती है तो वो ये प्राथमिक समूह, हम सबसे पहले परिवार से या मित्रों से या अपने पड़ोसियों से संपर्क में आते हैं, इस रूप में भी प्राथमिक हैं। तो कूले ने कहा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में हम इन्हें प्राथमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों समूह, या जिसे प्राथमिक समूह कूले कह रहे हैं, ये सबसे पहले मनुष्य के चरित्र और आदर्शों का निर्माण करते हैं। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण तमाम किस्म की प्रक्रियाओं का एक परिणाम है, जिसमें बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क विशेष भूमिका निभाता है। और मूल रूप में हमारे व्यक्तित्व का जो बुनियादी निर्माण है वो सबसे पहले हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के साथ और हमारे पड़ोस के सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। तो कूले कहता है कि इन अर्थों में इन्हें हम प्राथमिक समूह की संज्ञा देंगे। आगे चलकर कूले ने अपनी पुस्तक में इतना अवश्य आखिरी में कहा कि दैनिक जीवन में केवल प्राथमिक समूह ही नहीं पाए जाते, कुछ अन्य समूह भी हैं जिनको प्राथमिक नहीं कहा जाता। यहां महत्वपूर्ण यह है कि कूले ने किसी दूसरे समूह की चर्चा नहीं की, लेकिन प्राथमिक के अलावा कुछ अन्य समूहों का भी उनके अस्तित्व में होने का एक संकेत दिया। तो आगे चलकर तमाम प्रमुख समाजशास्त्रियों जिनसे आप लोग परिचित होंगे, जैसे किंग्सले डेविस, जैसे बीरिस्टिड,
इन लोगों ने ये कहा कि कूले का संकेत जिन समूहों की तरफ था उन्हें हम द्वितीयक समूह शब्द की संज्ञा देंगे। तो हम जब द्वितीयक समूह शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो प्राथमिक समूहों के विपरीत लिया जाता है, यानी जो विशेषताएं प्राथमिक समूहों की हैं उसके ठीक विपरीत विशेषताएं द्वितीयक समूहों की मानी जाती हैं। बिरस्टिड और डेविस ने अलग अलग कूले के दिए गए संकेत को ही स्पष्ट करने की कोशिश की और कहा कि उन समस्त समूहों को द्वितीयक कहा जा सकता है जिन्हें हम प्राथमिक नहीं कहते, या कहा कि द्वितीयक समूहों को साधारणतया उन सबके विरोधी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो प्राथमिक समूहों की विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। अब जैसे हमने देखा कि प्राथमिक समूहों में बेहद घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, तो इसके विपरीत परिभाषा या विपरीत विशेषता के रूप में हम ये देखेंगे कि वे सारे समूह जिसमें थोड़े दूर के संबंध हों। इसके लिए एक तकनीकी शब्द डेविस इस्तेमाल करते हैं, छुओ और जाओ के संबंध, यानी जितना काम है उतना काम रखा, फिर हम अपने अपने काम में लग गए और हमारा संबंध जिनसे था वो सीमित हो गया या समाप्त हो गया। तो काम से काम का जो मतलब होता है, ये घनिष्ठ संबंधों का बिल्कुल विपरीत। अब जैसे प्राथमिक समूह है तो उसमें देखा जा रहा है कि अनौपचारिकता है, परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली है। यहां पर सामाजिक संबंधों को निभाने के लिए किसी किस्म के औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो अनौपचारिक संबंधों की विपरीत प्रकृति औपचारिक संबंध माने जाएंगे, यानी वे सारे संबंध जिनको निभाने के लिए किसी किस्म की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता हो। तात्पर्य यह है कि हमने देखा कि प्राथमिक समूहों की विशेषताओं के ठीक विपरीत जो विशेषताएं हैं वो द्वितीयक समूहों की विशेषताएं मानी जाएंगी। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि घनिष्ठ संबंध जिन समूहों में होगा उनका आकार छोटा होगा। हमारे बेहद घनिष्ठ संबंध कुछ ही लोगों से हो सकते हैं, जैसे परिवार है, पड़ोस है या मित्र मंडली है। कूले ने जो उदाहरण दिया, इनकी संख्या सीमित होती है। तो अगर इसके विरोधी रूप में द्वितीयक समूहों को समझना चाहें तो वे सारे समूह जिनकी सदस्य संख्या ज्यादा हो, जैसे इसमें सीमित मेंबर होते हैं उसमें ज्यादा मेंबर होते हैं। तो इस रूप में हमने देखा कि द्वितीयक समूहों में वे सारे समूह आ जाएंगे जिनका आकार बड़ा हो, जिनमें औपचारिकता हो, जिसमें मतलब के संबंध हो। और हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे बहुत से समूह टकराते हैं, कार्यालय है, राजनीतिक दलों की आपसी संस्कृति है, या हम अनेक ऐसे स्कूल, कॉलेज या तमाम जगहों पे गए जहां पर औपचारिक संबंधों के जरिए हम एक दूसरे से परिचित होते हैं। तो इन सारे समूहों को हम द्वितीयक समूहों की संज्ञा देते हैं। ये एक चर्चित अवधारणा मानी जाती है। और इसके पश्चात हम अगली अवधारणा को लेंगे जिन्हें हम अंतः समूह और उसके विरोधी रूप बाह्य समूह की वर्गीकरण के रूप में जानते हैं। पहला हमने वर्गीकरण देखा प्राथमिक और उसका विरोधी द्वितीयक। अब दूसरा वर्गीकरण एक जो बहुत चर्चित है, जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है, अंतः समूह और बाह्य समूह। तो एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं समनर। समनर ने अंतः समूहों को परिभाषित करते हुए कहा कि ये वे समूह हैं जिनसे हम अपनी पहचान स्थापित करते हैं। और आसान भाषा में कहें कि जिन समूहों को हम मैं, मेरा या मुझे से परिभाषित करते हैं, जैसे हमने कहा मेरी मित्र मंडली, मेरा परिवार, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा राजनीतिक दल या मेरा कार्यालय, यानी जिनसे हम अपने पहचान, अपने तादाद में अपनी आइडेंटिटी को जोड़ना चाहें स्पष्ट तरीके से, उनको हम अंतः समूह कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत बाह्य समूह, अर्थात जिनसे दूसरे लोग अपनी पहचान जोड़ें, जो हमारी पहचान के परे, जैसे मैंने कहा उनका परिवार, उनका कॉलेज, उनकी मित्र मंडली,
तो जब अंतर समूहों के बिल्कुल उलट रूप में देखें तो वो बाह्य समूह है। इस रूप में ये अंतर समूह और बाह्य समूह का एक चर्चित वर्गीकरण है। इसके अतिरिक्त एक और हम अवधारणा को डिस्कस करना चाहेंगे आपके समक्ष, जिसका नाम है संदर्भ समूह। संदर्भ समूहों पर न केवल अवधारणात्मक रूप में विचार किया गया है, बल्कि आगे चलकर मर्टन जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने संदर्भ समूह को एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य भी देने की कोशिश की। मर्टन के पहले संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले हाइमन ने प्रस्तुत की थी। हाइमन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जिसमें हाइमन ने कहा कि वे सारे समूह संदर्भ समूह हैं जिससे जिससे हम या तो स्वयं को जोड़ना चाहते हैं या जिससे हम स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित करना चाहते हैं। वे सारे समूह संदर्भ समूह माने जाएंगे। तो संदर्भ समूहों की अवधारणा को हाइमन ने चर्चित बनाया और आगे चलकर मर्टन ने इसको बहुत विस्तृत सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में विश्लेषित किया। मर्टन कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग किसी न किसी संदर्भ समूह के अनुसार अपने आचरण को निभाते रहते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने कोई संदर्भ समूह होता है। हम में से बहुत से लोग क्रिकेटर्स के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो हमारा संदर्भ समूह बन जाता है। हम में से बहुत से लोग प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग अध्यापन में, या हम में से बहुत से लोग फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा समूह जिसके हम सदस्य बनने के आकांक्षी हों या हम स्वयं को उससे मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित करना चाहें, उसे हम संदर्भ समूह के रूप में विश्लेषित करते हैं। मर्टन ने इसके बहुत से पक्षों को उद्घाटित किया, जिसको थोड़ा सा संक्षेप में मर्टन द्वारा दी गई एक और प्रसिद्ध अवधारणा जो संदर्भ समूह व्यवहार को विश्लेषित करने की कोशिश करती है, वो ये है कि संदर्भ समूह को समझने के लिए हम लोगों को तीन शब्दों को देखना होगा: संदर्भ व्यक्ति, रोल मॉडल और संदर्भ समूह। ये तीनों अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं और अवधारणात्मक अंतर भी है इनमें, जिनकी स्पष्टता होनी चाहिए। जब हम किसी समूह से अपने को मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़े या उसका अंग बनना चाहें, जैसे हमने कहा कि हम प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, या जैसे हमने कहा कि हम में से कोई किसी खिलाड़ियों के किसी ग्रुप से जुड़ना चाहता है, फुटबॉल के राष्ट्रीय टीम का मेंबर बनना चाहता है, या स्वयं को एक प्रसिद्ध फुटबॉलर के रूप में किसी टीम का अंग बनाता है, वो हमारे लिए संदर्भ समूह। अब मान लीजिए कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जो फुटबॉलर है, जो बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलना चाहता है, खेलना जानता है, हम स्वयं को उस व्यक्ति विशेष का अनुसरण करते हैं, लगभग उसके व्यक्तित्व के समग्र पक्षों से। यहां फर्क समझिए। अगर हम किसी समूह से, जैसे फुटबॉलर के किसी समूह से जुड़ रहे हैं, जैसे हम बॉलीवुड से अपने को जोड़ना चाहते हैं, तो बॉलीवुड हमारे लिए संदर्भ समूह हो गया। हम किसी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता से अपने को जोड़ना चाहते हैं, या हम उस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता जैसा बनना चाहते हैं, इस रूप में वो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हमारे लिए संदर्भ व्यक्ति है। यानी समूह और संदर्भ व्यक्ति और संदर्भ समूह एक ही अर्थ है। फर्क इतना है कि एक से ज्यादा लोग हैं तो हम समूह की संज्ञा देंगे, केवल एक व्यक्ति है तो संदर्भ व्यक्ति कहेंगे। संदर्भ व्यक्ति और रोल मॉडल, इनको भी समझना जरूरी है। रोल मॉडल भी कोई एक व्यक्ति हो सकता है। जैसे हमने यहां पर बॉलीवुड का उदाहरण लिया, अगर हम किसी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता के व्यक्तित्व के केवल एक या दो पक्षों का ही अनुसरण करना चाहते हैं, जैसे हमें केवल उनकी एक्टिंग का अंदाज पसंद है, तो हमारे लिए वो रोल मॉडल है।
हमें उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी के अन्य पक्षों से भी हमें अपने को जोड़ना है, तो वो हमारे लिए संदर्भ व्यक्ति हैं। और समूची फिल्म इंडस्ट्री जहां पर वो अभिनेता काम करते हैं या और अभिनेता काम करते हैं, हम अपने को वहां स्थापित करना चाहते हैं, तो वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारे लिए संदर्भ समूह बन जाती है। और मर्टन इसके बाद एक और अवधारणा को इससे जोड़ते हैं, जिसको उन्होंने पूर्वाभ्यासी समाजीकरण या प्रत्याशी समाजीकरण की संज्ञा दी है। मर्टन का यह मत है कि जब कोई व्यक्ति किसी संदर्भ समूह या किसी संदर्भ व्यक्ति से अपने को जोड़ना चाहता है या उस समूह में जाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि उस समूह में जाने के पूर्व उस समूह की विशेषताओं को आत्मसात कर ले या उस समूह के चाल चलन, रवैये और ढर्रे को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना ले। तो अपने संदर्भ समूह में जाने के पूर्व हमें अगर उसकी विशेषताओं को सीखना है, तो सीखने की इस प्रक्रिया को हम पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहते हैं। हम जानते हैं कि समाज के मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। और किसी समूह विशेष में जाने के पूर्व उसकी विशेषताओं को अगर हम सीखना चाहें, तो ये पूर्वाभ्यासी या प्रत्याशी समाजीकरण है। और मर्टन कहता है कि इसका दोहरा फायदा होता है। एक, हम जब उस समूह का अंग बन जाते हैं, तो वहां पर हमारा तालमेल आसान हो जाता है। और दूसरा, वहां पर तालमेल न केवल आसान हो जाता है, बल्कि आने वाली जटिल चुनौतियों या आने वाली नई भूमिकाओं को समझना भी आसान हो जाता है, यदि हम प्रत्याशी समाजीकरण के माध्यम से उस समूह की विशेषताओं को पहले से समझ लें। तो हम लोगों ने समाजशास्त्र की एक प्रसिद्ध चर्चित अवधारणा, जिसका नाम है सामाजिक समूह, इसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे और एक और बुनियादी अवधारणा, जिसका नाम है समुदाय, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र में जब समुदाय का हम विश्लेषण करते हैं, तो किन अर्थों में समुदाय को समझने की कोशिश करते हैं। समुदाय की बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं और सारी परिभाषाएं कुछ विशेषताओं पर एकमत हैं कि समुदाय से तात्पर्य व्यक्तियों के एक समूह से है। व्यक्तियों का यह समूह किसी निश्चित भौगोलिक दायरे में रहता हो और व्यक्तियों के इस समूह के मध्य सामुदायिक भावनाएं पाई जाती हो, जिसे और आसान भाषा में हम भावना कहते हैं। तो व्यक्तियों का कोई भी समूह जो निश्चित भौगोलिक दायरे में रहता हो और जिसमें आपस में सामुदायिक भावनाओं का पाया जाना शामिल हो, उसे हम समुदाय की संज्ञा देंगे। इसके साथ ही प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है और साथ ही साथ समुदायों की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है और हम किसी न किसी समुदाय में अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बिताते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि समुदाय की विभिन्न परिभाषाओं में ये 5-7 बुनियादी विशेषताएं कॉमन है। व्यक्तियों का एक समूह जो एक सामुदायिक भावनाओं के साथ हो, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल में हो, जिसका एक विशिष्ट नाम हो, जिसकी अनिवार्य सदस्यता हो और अपने जीवन का काफी कुछ हिस्सा आप अपने समुदाय में बिताते हैं। तो समुदाय की इन विशेषताओं को स्पष्ट करने के बाद हम आगे चलेंगे और समुदायों को कुछ प्रमुख उदाहरणों से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ग्राम या ग्रामीण समुदाय या गांव। तो कोई भी गांव व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसका एक सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होता है और ग्रामीण समुदाय में रहने वालों का आपस में जो जुड़ाव होता है वो बहुत गहरा होता है। सामुदायिक भावनाएं काफी घनिष्ठ रूप में देखने को मिलती हैं। हम पैदा किसी न किसी गांव में होते हैं, जब हम अगर गांव को समुदाय माने अपना, और गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में एक किस्म का स्थायित्व है, क्योंकि आप जिस गांव में पैदा हुए हैं उसमें अपने जीवन का काफी कुछ हिस्सा बिताते हैं।
इसके बाद हम लोग जनजाति समुदाय को समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर जो शास्त्रीय परिभाषाएं दी गई हैं जनजातियों की, उसमें भौगोलिक रूप से एक पृथक किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनका एक सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है और जिनमें आपस में घनिष्ठ संबंध हैं। सामुदायिक भावनाएं किसी भी जनजाति के लोगों में काफी बेहतर होती हैं, काफी घनिष्ठ होती हैं। पैदा किसी न किसी जनजाति में होते हैं जो उसके मेंबर होते हैं और अपने जीवन में जीवन का काफी कुछ हिस्सा अपनी जनजाति में बिताते हैं। यूं कहा जाए कि वहां एक स्थायित्व है अपने समुदाय के, अपने सामुदायिक जीवन के साथ जीने के रूप में। तो अब ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेंगे, बंजारा समुदाय, घुमंतू लोग, इनको भी समुदाय की संज्ञा दी जाती है। इनके साथ कुछ लोग ये आपत्ति उठाते हैं कि बंजारा समुदायों का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि वो स्थान विशेष से प्रस्थान करके दूसरे स्थान विशेष में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बंजारा समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें बेहद घनिष्ठ सामुदायिक भावनाएं होती हैं। मेंबरशिप, सदस्यता तो अनिवार्य होती ही होती है। लगभग पूरा जीवन कोई भी बंजारे समुदाय के सदस्य अपने ही समुदाय में बिताते हैं। और जहां तक रहा सवाल इसके भौगोलिक क्षेत्रफल के होने अथवा न होने का, तो कोई भी बंजारा समुदाय किसी भी इलाके में जब प्रस्थान करके जाता है तो वहां एक क्षेत्र विशेष में ही रहता है। जैसे मान लीजिए आपके शहर में कोई बंजारा समुदाय किसी इलाके से प्रस्थान करके आए, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर उस समुदाय में 200 लोग हैं तो 10 लोग उस शहर के किसी कोने में या 10 लोग किसी दूसरे कोने में रहें। वो सारे के सारे लोग एक जगह पे अपनी बस्तियां बना के रहेंगे। तो जहां पे रहेंगे वो उनका एक भौगोलिक समुदाय हो जाता है। शहरों को भी समुदाय की कैटेगरी में, समुदाय की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि बड़े शहरों या महानगरों के साथ एक अपरिचित होने का भी संदर्भ रहता है कि विभिन्न व्यक्ति आपस में परिचित नहीं होते, पड़ोस में उतना घनिष्ठता नहीं देखी जाती, या हम पड़ोसियों से हो सकता है कि हम अपने पड़ोसियों को ही न जानते हो, अपने शहर में रहने वाले दूसरे लोगों की तो बात छोड़िए। लेकिन शहर समुदाय हैं। बड़े शहर एक कमजोर उदाहरण माने जाएंगे, लेकिन कई बार उनकी जो भौगोलिक पहचान है बड़े शहरों में रहने वालों की, वो तब स्पष्ट हो जाती है जब वो किसी भी शहर में रहने वाले 2 लोग किसी दूसरे शहर में मिलें और एक दूसरे से वो इसी आधार पर परिचित हो जाते हैं कि हम लोग एक ही शहर के निवासी हैं। जैसे कोई 2 लोग ए शहर के रहने वाले हैं, ए शहर में रहते हुए आपस में कभी मुलाकात न हुई हो, लेकिन अगर वो सी शहर में गए और हो सकता है कि वहां पर 2 लोगों में मुलाकात हो जाए, तो पहचान का सबसे बड़ा जरिया यही बनेगा कि हम दोनों लोग ए शहर के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी भौगोलिक पहचान को लेकर शहरों में एक सांस्कृतिक जुड़ाव होता जरूर है, जो थोड़ा कमजोर रूप में है लेकिन दिखता है। ऐसे ही राष्ट्र को भी हम सांस्कृतिक धरातल पर समुदाय की संज्ञा देते हैं। हालांकि राष्ट्र शहरों की तुलना में बहुत बड़े उदाहरण हैं समुदाय के, और ऐसा माना जाता है कि एक कोई राष्ट्र बहुत बड़ा है तो उसके सदस्यों में आपस में जुड़ाव कितना है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अब जैसे भारत की अगर हम बात करें तो इसकी राष्ट्रीय पहचान समुदाय के रूप में काफी पहले से है। जैसे कुंभ का मेला हजारों सालों से भारत के विभिन्न कोनों से लोगों को स्थान विशेष पर, भारत में लगने वाले 4 जगहों के कुंभ के मेले, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, इन चारों स्थानों पर कुंभ के मेले भारत की भूमि की भौगोलिक पहचान के भीतर रहने वालों को ही इकट्ठा करते हैं। यानी एक सांस्कृतिक पहचान तो है जो कुंभ के मेले में दिखाई देती है। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रों को भी सामुदायिक पहचान की संज्ञा देती है और उनको समुदाय का उदाहरण मानती है। जैसे कारगिल के वार के दिनों में आपने देखा कि विभिन्न भारतवासी कैसे उनमें देशभक्ति का ज्वार आया था और अपने सैनिकों और अपने सेना और अपने देश की पहचान और अपने देश की सुरक्षा के लिए पूरे देश में एक ही देशभक्ति का ज्वार गूंज रहा था।
हर तरफ दिखाई दे रहा था। तो एक ये भौगोलिक दायरे के भीतर रहने वाली सांस्कृतिक पहचान है जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राष्ट्र भी समुदाय के उदाहरण हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो थोड़े बड़े उदाहरण हैं और कभी कभी विभिन्न कारणों से सांस्कृतिक पहचान कमजोर भी दिखाई पड़ती है। तो समुदायों की अवधारणा के पश्चात हम बात करेंगे एक और चर्चित अवधारणा, बुनियादी अवधारणा जिस पर समाजशास्त्री जिसके अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं और न केवल अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं बल्कि यह भी प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को उसकी अवधारणात्मक स्पष्टता हो सके, और वो अवधारणा है समिति। समिति से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूहों से है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर काम करते हों। जितनी भी समिति की परिभाषाएं अलग अलग समाजशास्त्रियों ने दी हैं, वो सभी इस बात पर एक मत है कि कोई भी समिति साधारण रूप में व्यक्तियों के ऐसे समूह को इंगित करती है जो एक स्पष्ट और सुनिश्चित उद्देश्य के साथ कुछ कार्य को करने के लिए बनाई गई हो, जिसकी सदस्यता अस्थायी हो और जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद न दिखाई देती हो या किसी और रूप में परिवर्तित हो जाती हो। तो रोजमर्रा के जीवन में हम कहीं ना कहीं अपनी समितियों से ही परिचित होते हैं। जैसे परिवार भी एक समिति है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या ऑफिस या जो भी हम नाम लें, ये सभी समितियों के ही उदाहरण माने जाते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गठित की जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब कुछ लोग किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक होंगे और मिलजुल कर काम करेंगे तो कोई एक निश्चित संगठन बनाएंगे, कुछ नियम कानून बनाएंगे जिनका अनुपालन करते हुए उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहेंगे। तो समितियों के उदाहरण को और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि संस्थाएं किसे कहते हैं, क्योंकि दोनों अवधारणाएं आपस में मिल जाती हैं। संस्था नियमों और नियमावलियों की एक व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। हम लोगों ने पिछले काउंसलिंग सेशन में देखा था कि एक प्रसिद्ध समाजशास्त्र, बल्कि दो लोग बड़े प्रसिद्ध हैं समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, जिसमें मैकाइवर एंड पेज का मैंने जिक्र किया था। तो मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि संस्थाएं कार्यविधियों का प्रकार हैं, यानी ऐसे तरीके हैं जिनसे हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ नियमों और नियमावलियों के संग्रह को विकसित करें। बाजार एक संस्था है, बाजार कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, बाजार को चलाने के नियम क्या होंगे, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा, किस दिन छुट्टी रहेगी, श्रमिकों के संचालन के क्या नियम होंगे। तो एक आर्थिक संस्था के रूप में बाजार जाना जाता है। धर्म एक धार्मिक संस्था के रूप में है, धर्म से जुड़े विभिन्न पक्ष धार्मिक संस्थाओं के रूप में है। तो समाज जहां कहीं भी कोई ऐसी चीज दिखे जो कार्यविधियों के प्रकार को इंगित करती हो, उसे संस्था कहा जाता है। और जब संस्था और समिति दोनों पर हम एक साथ विचार करें तो दोनों की अवधारणात्मक स्पष्टता हो जाती है हमारे समक्ष। मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को सदस्यता के रूप में समझना चाहें तो वो एक समिति है, और अगर उसी चीज पर हम नियमों और कार्यविधियों के तरीकों के रूप में विचार करें तो वो एक संस्था है। कोई भी स्कूल अगर अध्यापक, छात्र और उसके कर्मचारियों की सदस्यता के रूप में देखा जाए तो वो एक समिति है। स्कूल में प्रवेश का नियम, कब परीक्षा होगी, किस तरह से स्कूल संचालित होगा, कौन से लोग नियुक्त किए जाएंगे पढ़ाने के लिए, किस तरह के छात्रों का प्रवेश लिया जाएगा, यानी जब स्कूल को नियमों कानूनों की व्यवस्था, नियमों नियमावलियों की व्यवस्था के रूप में देखें, कार्यविधियों के प्रकार के रूप में देखें तो स्कूल एक संस्था नजर आती है। परिवार भी एक समिति है।
पति पत्नी और बच्चों का एक जो सदस्य का रूप है, परिवार को समिति बनाता है। परिवार को चलाने के नियम, परिवार में प्रवेश के नियम, परिवार से जुड़े हुए विभिन्न नियमों के पक्ष परिवार को एक संस्था बनाते हैं। संस्थाएं तुलनात्मक रूप में स्थायी होती हैं, समितियां अस्थायी होती हैं। हम किसी भी समिति को देखें तो उसकी मेंबरशिप को डिनोट करता है, और मेंबरशिप एक टेम्पोररी, एक अस्थायी अवस्था है, और जबकि उसके नियमों नियमावलियों का पक्ष एक स्थायी व्यवस्था है। स्कूल एक संस्था के रूप में स्थायी है, उसमें टीचर रिटायरमेंट के बाद बदल जाएंगे, हर साल छात्र बदल जाएंगे, अध्यापक, छात्र, कर्मचारी बदल जाते हैं, तो जो सदस्य लोग हैं वो बदलते रहते हैं, उस रूप में अस्थायी। लेकिन जब हम उसके नियमों नियमावलियों की व्यवस्था के रूप में देखें तो वो हमेशा की तरह कायम रहता है। तो तुलनात्मक रूप में संस्थाएं स्थायित्व का स्वरूप ग्रहण किए रहती हैं, जबकि समितियां अस्थायी रूप के रूप में देखी जाती है। तो हम लोगों ने समिति, समुदाय, संस्था और इसके पूर्व समूह की चर्चा की। अब हम लोग समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की अगली चर्चित अवधारणा को सामने रखना चाहेंगे, जिसका नाम है संस्कृति। और हम सभी लोग इस शब्द से परिचित हैं, आपस की बातचीत में इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, भले ही हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हों या न हो। तो आइए देखा जाए कि समाजशास्त्रीय पक्ष इसके कौन से हैं, या विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने इसको किस रूप में विश्लेषित करने की कोशिश की है। एक बहुत प्रसिद्ध नाम है टायलर का। टायलर ने सबसे पहले संस्कृति को व्यवस्थित तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की। यहां टायलर संस्कृति को एक ऐसा जटिल समग्र मानते हैं जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, मूल्य, नियम, तकनीकी एवं दूसरी अन्य समस्त विशेषताएं जो मनुष्य ने समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित की हैं, वो इस जटिल समग्र में शामिल हैं। यानी फूलों का एक गुलदस्ता समझिए, जिसमें विभिन्न किस्म के फूल हैं, और वो फूल अपनी अलग अलग पहचान समग्रता में के रूप में गुलदस्ते में व्यक्त कर रहा है। तो संस्कृति भी ऐसी ही होती है, जिसमें ज्ञान के रूप में, विश्वास के रूप में, कला, आचार विचार, मूल्य, परंपराएं, तौर तरीके, नियम, तकनीकी, और टायलर तो यहां तक चले जाते हैं कि वो दूसरी समस्त योग्यताएं जो मनुष्य ने समाज का मेंबर होने के नाते हासिल की हैं, वो इस जटिल समग्र में शामिल है। संस्कृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के पहले एक और चर्चित परिभाषा लेते हैं, फिर हम लोग इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से संस्कृत को समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रसिद्ध नाम है हर्स्कोविट्स का। हर्स्कोविट्स ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। यानी पर्यावरण ने जो कुछ दिया, उससे हमने मनुष्य होने के नाते जो कुछ भी हासिल किया, वो हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति की बहुत सी परिभाषाएं हैं, और हम अब कुछ प्रमुख विशेषताओं को लेंगे जो विभिन्न परिभाषाओं से निकलकर बनती हैं। तो संस्कृत की सबसे पहली प्रमुख विशेषता है कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। जब हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली, हमारा मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे तौर तरीके, हमारे तकनीकी पक्ष या दूसरी भी चीजें जो हमने समाज का मेंबर होने के नाते हासिल की हैं, तो ये असल में हमारे व्यक्तित्व का अंग बनती हैं, जो सीखे हुए व्यवहार के रूप में हमारे सामने आती हैं। हम समाज से सीखते हैं इन चीजों को। और इसके साथ दूसरी विशेषता जो इतनी ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण पाया जाता है। अर्थात संस्कृति कोई स्थिर चीज नहीं है। कोई भी परंपरा या कोई भी तथ्य या कोई भी नवीन विषय
हमारी संस्कृति का हिस्सा तभी कहलाता है जब वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित हो जाए। हमने अपने समाज में रहने के तौर तरीके, या यूं कहा जाए कि हमने अपनी संस्कृति को हमने अपनी पिछली पीढ़ी से सीखा है, और सीखने की इस प्रक्रिया को हम अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे को हस्तांतरित होती चली जाती है। यह संस्कृति की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता। अब यहां सवाल यह उठता है कि संस्कृति का मुख्य वाहन क्या है, यानी हम तीसरी विशेषता पे बात कर रहे हैं। संस्कृति का मुख्य वाहन अर्थात किस पर बैठकर कल्चर रूपी जटिल समग्र एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। तो संस्कृति के मुख्य वाहन को भाषा के रूप में देखा जाता है। देखिए, भाषा जटिल प्रतीकों की एक व्यवस्था है। सभ्यता के विकास के क्रम में धीरे धीरे मनुष्यों ने दूसरे मनुष्यों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न जटिल प्रतीकों को विकसित किया, और कालांतर में चलकर उन प्रतीकों को लिखने की व्यवस्था की, जिसको हम लिपि कहते हैं। तो भाषा और लिपि के माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से मुख्यतया का मतलब जरूरी नहीं है कि भाषा लिखित रूप में जाए अगली पीढ़ी तक। हमारी जो अगली पीढ़ी, या हमने जो अपनी पिछली पीढ़ी से सीखा, जरूरी नहीं है कि हम लिखित रूप में ही सीखें, हम मौखिक रूप में भी सीखते हैं। और यह भी आवश्यक नहीं कि सब कुछ हमको भाषा के माध्यम से ही प्राप्त हो। हम कुछ अस्पष्ट संकेतों के माध्यम से भी संस्कृति को सीख लेते हैं। ऐसे बहुत से प्रमुख उदाहरण हम लोग समाजशास्त्र में देखते हैं, जिसमें कोई गूंगा, कोई ऐसा बच्चा जिसकी मदर न बोल पाती थी न सुन पाती थी, लेकिन उस बच्चे को अपने हाथ और अपने संकेतों के सहारे धीरे धीरे उस बच्चे को चलना सिखाना, या उसको खाना खाना सिखाना, या कपड़ा पहनना सिखाना, या अपने बुनियादी कामों को करने की ट्रेनिंग देना मदर ने बगैर बोले या बगैर लिखे सिखा दिया। तो संस्कृति का हस्तांतरण अस्पष्ट संकेतों से भी होगा, जटिल प्रतीकों और भाषा के माध्यम से होगा, लिपियों के भी माध्यम से होगा। मुख्यतया भाषा के माध्यम से हम एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक अपनी कल्चर को हस्तांतरित करते हैं। और अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि संस्कृति को अधिसावयव कहा जाता है। सावयव अर्थात शरीर, अधि यानी इससे ज्यादा। तात्पर्य यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास सारे अंग मौजूद होते हैं, नाक, कान, आंख, गला, जो भी शारीरिक अंग हैं वो पैदाइशी हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन कल्चर हमें पैदाइशी प्राप्त नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं, उस सामाजिक परिवेश में भाषा और दूसरे माध्यमों से हम धीरे धीरे संस्कृति को सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस रूप में संस्कृति हमारे शारीरिक संरचना से ज्यादा है, अधिसावयव है। और अगली विशेषता है कि संस्कृति अधिवैयक्तिक है। वैयक्तिक यानी एक व्यक्ति, अधि यानी उससे ज्यादा। अर्थात जिन सांस्कृतिक पहचान को हम प्राप्त करते हैं, या अपने संस्कृति के जिन तौर तरीकों को हम सीखते हैं, वो तौर तरीके हमारे परिवार या हमारे दोस्तों जिससे हमने, या हमारे वरिष्ठों से जिससे हमने सीखा, वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। वो एक संपूर्ण सामाजिक विरासत है जो हमें पिछली पीढ़ी ने दिया। जैसे हम किसी देवता के अस्तित्व में अगर हम विश्वास करते हैं, उसका नाम जो भी हो, और हमें उस देवता के बारे में जानकारी अपने परिवार या अपने मित्र मंडली या अपने वरिष्ठों से मिली, तो वो देवता विशेष हमारे परिवार या हमारे वरिष्ठों की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, उनको भी वो समाज का विरासत होने के नाते प्राप्त हुई। अर्थात सांस्कृतिक गुण, सांस्कृतिक पहचान व्यक्ति विशेष से ज्यादा होते हैं। अधिवैयक्तिक इन्हीं अर्थों में कहा जाता है। संस्कृति को समझने के लिए इसके बुनियादी
तत्वों को समझना होगा कि संस्कृति किन चीजों से मिलकर, किन तत्वों से मिलकर बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो संस्कृति का सबसे बुनियादी तत्व है सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल ट्रेड जिसे कहते हैं। और जैसे शरीर की बुनियादी इकाई कोशिका कही जाती है, ऐसे ही संस्कृति की बुनियादी इकाई सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। जब सांस्कृतिक तत्वों को लोगों ने परिभाषित किया तो इस रूप में कहा कि सबसे न्यूनतम परिभाषित किए जाने वाले तत्व सांस्कृतिक तत्व कहलाएंगे। यहां एक स्पष्ट पहचान होनी चाहिए अपने मनोमस्तिष्क में सांस्कृतिक तत्व की। हमने कहा न्यूनतम परिभाष्य तत्व, जैसे हमने कहा नमस्ते, तो नमस्ते हमने कहा तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों हाथ जोड़ लें, और दोनों हाथ जोड़ के हम कहें कि सामने वाले का अभिवादन करें कि नमस्ते। तो ये एक सांस्कृतिक तत्व है। न्यूनतम पहचान कब होगी? जब दोनों हाथ आपस में जुड़े हों। सपोज करिए दोनों हाथ अलग अलग हों और हम कहें नमस्ते, तो सामने वाला इसका कोई अर्थ नहीं लेगा। हमने कहा आदाब और हाथ को माथे तक ले गए, लगभग माथे तक, तो ये एक बुनियादी सांस्कृतिक तत्व है। लेकिन हमने आदाब कहा और हाथ को नीचे ही रखा, थोड़ा सा नीचे हाथ को मोड़ लिया, तो ये कोई सांस्कृतिक तत्व नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा नहीं दी जाएगी। मतलब सबसे छोटी वो चीज जहां पर एक परिभाषा उसकी बन सके, जैसे कोशिका के विभिन्न तत्वों को अलग अलग कर दें तो वो कोशिका का नाम नहीं लेंगे। न्यूनतम परिभाषा कहां होगी? जब सारी चीजें सिमटकर एक कोशिका का रूप ग्रहण कर लें, तो हम कहेंगे ये शरीर की बुनियादी इकाई है। तो सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्वों से बनते हैं सांस्कृतिक संकुल। सांस्कृतिक संकुल अर्थात जिनके इर्द गिर्द एक खास किस्म के सांस्कृतिक तत्वों का संकलन हो। जैसे हम अपने देवालय में अपने इष्ट देवता की पूजा करने जाते हैं, उस देवालय का नाम जो भी। जैसे हम मंदिर गए, तो अब पूजा करना एक संकुल के रूप में यहां ले लिया जाएगा, लेकिन इसके आप देखें तो छोटे छोटे सांस्कृतिक तत्व हैं। हाथ पैर धुलना, मंदिर में चढ़ते हुए प्रणाम करना, देवता के सामने सर झुकाना, आरती में भाग लेना, प्रसाद चढ़ाना, घंटी बजाना, परिक्रमा करना, ये छोटे छोटे सांस्कृतिक तत्व जब एक केंद्र विशेष के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए तो हमने कहा कि इन्होंने सांस्कृतिक संकुल का निर्माण किया। ऐसे ही तमाम किस्म के सांस्कृतिक संकुल हम देख सकते हैं। अपने से बड़ों को सम्मान देना है, एक सांस्कृतिक संकुल है। अब कोई बड़ा हमसे मिलने आए तो हम क्या करेंगे? चेयर छोड़ देंगे, खड़े हो जाएंगे, उनको पहले बैठने का स्थान देंगे। अपनी बात भी रखनी होगी तो थोड़ी आवाज नीचे रखेंगे। उनके अभिवादन के पश्चात उनसे कुछ चाय या पानी या अन्य किस खाने पीने की चीज को पूछेंगे। उसके बाद उनको छोड़ने, जब वो जाने लगे तो उनको छोड़ने बाहर तक जाएंगे। इन छोटे छोटे सांस्कृतिक तत्वों को मिलाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया तो हमने कहा कि हमने अपने से वरिष्ठ का सम्मान किया। तो इस तरह सांस्कृतिक संकुलों का निर्माण होता है। तो तत्व सबसे छोटी इकाई, वो बनाते हैं संकुल। जैसे शरीर है, सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अब नाक कोशिकाओं का एक खास तरह का जमौड़ा है, तो नाक एक संकुल है। हम समाजशास्त्र से बाहर का उदाहरण दे रहे हैं केवल स्पष्टता के लिए। ऐसे मैंने मंदिर का या बड़ों को सम्मान देने का उदाहरण किया। एक खास केंद्र के चारों तरफ विशिष्ट रूप से कुछ संस्कृत तत्व इकट्ठा होंगे तो वो संकुल का निर्माण करेंगे, और सारे संकुल अलग अलग किसी खास केंद्र के तरफ इकट्ठा होंगे तो वो प्रतिमान बनाएंगे। तो सबसे पहले तत्व बनाते हैं संकुल, संकुल मिलकर बनाते हैं प्रतिमान। जैसे पूजा करना, बड़ों को सम्मान देना या और भी तमाम इस तरह की चीजें, इनको इकट्ठा कर लीजिए तो ये भारतीय संस्कृति की
एक खास प्रतिमान को इंगित करेंगे। इस तरह से विभिन्न प्रतिमान मिलकर भारतीय संस्कृति की एक समग्र विशेषता प्रस्तुत करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे संस्कृतियां निर्मित होती हैं, उसके विभिन्न तत्व क्या हैं, कल्चरल ट्रेट, उसके बाद संकुल, संकुल के बाद प्रतिमान। संस्कृत की पहचान को और स्पष्ट करने के लिए या संस्कृतियां किसे कहेंगे, इसके लिए एक और अनिवार्य अवधारणा समझने के लिए अनिवार्य है, वो है भौतिक और अभौतिक संस्कृति का अंतर। समाजशास्त्र में इस वर्गीकरण को चर्चित बनाने वाले अकबर्न हैं। समाजशास्त्र में शुरू से इस बात पर एक बहस चली कि संस्कृति समग्र पक्षों को कहा जाए या उसके भीतर भी कुछ भेद किए जाए। तो अकबर्न इस वर्गीकरण को लेकर आए और जो भौतिक तथ्य हैं, भौतिक तत्व हैं, उन्हें कहा कि ये भौतिक संस्कृतियों का निर्माण करते हैं, और जो अभौतिक पक्ष हैं, अभौतिक तथ्य हैं, उनको कहा कि ये अभौतिक संस्कृतियां हैं। यानी भौतिक और अभौतिक के मध्य अंतर किया अकबर्न साहब ने। उनके एक सहयोगी थे निमकॉफ, उनका भी इसमें योगदान। तो अब जितना भी अभौतिक पक्ष है, हमारे विश्वास, हमारे मूल्य, हमारी पहचान से जुड़ी हुई अन्य चीजें, ये अभौतिक संस्कृतियां हैं। और जितना मूर्त और भौतिक पक्ष है, तकनीकी या वैज्ञानिक तथ्य या और भी चीजें जो मूर्त हैं या भौतिक हैं, वो हमारी भौतिक संस्कृति कही जाती है। भौतिक और अभौतिक के इस वर्गीकरण के पश्चात कालांतर में समाजशास्त्र में एक और छोटी सी बहस आई जो बड़ी मजेदार थी। वो ये थी कि सब कुछ संस्कृति ही कहा जाए या जो मूर्त और भौतिक पक्ष है उसको सभ्यता का नाम दिया जाए, और जो अभौतिक पक्ष है उसको ही संस्कृति कहा जाए। भौतिक पक्षों को तकनीकी है, कार है, प्लेन है, मोबाइल फोन, या जो भी आपका रोजमर्रा के जीवन में मूर्त चीजें हैं, तकनीकी पक्ष है, ये सब भौतिक में मान लिए जाएं, तो इसको हम सभ्यता का हिस्सा माने। बड़ी आसानी से मैकाइवर एंड पेज ने इसमें अंतर किया। कहा संस्कृति आंतरिक है, सभ्यता बाहरी है। जो हमारे तौर तरीके, परंपराएं, ज्ञान, विश्वास हैं, वो हमारे व्यक्तित्व का अंग है। इस रूप में संस्कृति हमारी आंतरिक है, और जो भौतिक पक्ष है, जो मूर्त पक्ष है, वो हमसे बाहर है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि संस्कृतियों का आपस का तुलनात्मक मापन करने के लिए कोई शुद्ध पैमाना मौजूद नहीं है, लेकिन दो सभ्यताओं का आपस में तुलनात्मक मापन किया जा सकता है, इसके लिए शुद्ध पैमाना मौजूद है। जैसे किसी देश की तकनीकी ज्यादा उन्नत है या हमारे देश की तकनीकी ज्यादा उन्नत है, सभ्यता मूलक इन पक्षों के मापन के लिए शुद्ध पैमाने मौजूद हैं, लेकिन हम ये तय नहीं कर सकते न्यूट्रल तरीके से, तटस्थ तरीके से, कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है कि दूसरे की संस्कृति श्रेष्ठ है। तो संस्कृतियों का मापन शुद्ध तरीके से कर पाना, विशेषकर तुलनात्मक रूप में जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाए, तो ये उतना संभव नहीं होता जितना सभ्यताओं का मापन हो जाता है। और तीसरी बात ये कही है कि सभ्यताएं हमेशा आगे बढ़ती हैं, संस्कृतियों के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस रूप में हमने पहिए का आविष्कार किया, शुरू में लोहे का फ्रेम दिया, फिर रबड़ के फ्रेम आए, फिर हवा वाले टायर आए, आज ट्यूबलेस टायर हैं, आज हम और एडवांस पहिए की तरफ आ चुके हैं। तो सभ्यता मूलक पक्ष दिन ब दिन प्रगति करते चले जाते हैं, लेकिन संस्कृति पिछड़ रही है या प्रगति कर रही है, इस रूप में कमेंट देना या टिप्पणी करना उतना उचित प्रतीत नहीं होता। हमारे अभिवादन का जो तरीका वर्षों पुराना है, वही आज भी है। तो हम इसको आगे बढ़ना कहें कि पीछे हटना कहें कि स्थिर ठहराव कहें, इस रूप में हम टिप्पणी नहीं करते समाजशास्त्र के, अगर हम जुड़े हैं तो। लेकिन मैकाइवर एंड पेज एक खास बात और ये कहते हैं
वो ये कहते हैं कि देखिए, इन अंतरों के बावजूद ये तो तय है कि सभ्यता रूपी जहाज का जो वाहन चालक है वो संस्कृति है। अर्थात संस्कृति ये तय करती है कि सभ्यता रूपी जहाज में जो सामान लदा है वो किस बंदरगाह पर उतरेगा। उसकी सांस्कृतिक जो आवश्यकताएं हैं वो तय करेंगी कि उस बंदरगाह पर उस जहाज से कौन सा सामान उतरेगा और कौन सा सामान नहीं उतरेगा। जैसे खान पान की तमाम वस्तुओं पे सांस्कृतिक रूप से बहुत से समुदायों में निषेध होता है, ऐसी बहुत सी वस्तुएं। तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के जहाज पर वो सामान लदा हुआ है, लेकिन हमारी संस्कृति तय करेगी कि खान पान की वो वस्तुएं हमारी कल्चर में आएंगी अथवा नहीं आएंगी। ऐसी तमाम सभ्यता के तमाम पक्ष हैं जो संस्कृति के रूपी ड्राइवर के माध्यम से तय होते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं संस्कृति और सभ्यता दोनों अन्योन्याश्रित हो जाती हैं या एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो संस्कृतियों में यह वर्गीकरण है, सभ्यता का अलग एक हिस्सा चला जाता है, लेकिन मूल रूप में, समग्र रूप में ये अवधारणाएं आपस में जुड़ जाती हैं। संस्कृति को समझने के लिए एक छोटी सी और अवधारणा मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जब हम किसी संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उस संस्कृति का कोई भी व्यवहार का अर्थ उस संस्कृति के विशेष संदर्भों में किस रूप में लिया जाता है। जैसे हम अपने किसी बड़े का सम्मान करना है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम अपने बैठने के स्थान को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी संस्कृतियां हैं, कुछ खासकर चर्चित हैं इस रूप में, जो किसी को सम्मान देना हो तो अपने बैठने के स्थान से उठकर नीचे बैठ जाते। तो अब हमें अगर किसी ऐसी संस्कृति का मूल्यांकन करना है जो बड़े को सम्मान देने के लिए अपनी कुर्सी से उतरकर, तो उसको अपनी संस्कृति के चश्मे से नहीं देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हम खड़े हो जाते हैं तो सम्मान देने का ये अच्छा तरीका है और वो लोग बैठ जाते हैं तो सम्मान देने का तरीका ये खराब। हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि उनकी संस्कृति में बैठ जाने के पीछे क्या सांस्कृतिक अर्थ छुपे हुए हैं या क्या निहित हैं सांस्कृतिक अर्थ। तो इसे हम कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अर्थात कोई भी संस्कृति अपने ही संदर्भों में जानी जा सकती है और प्रत्येक संस्कृति को समझने के लिए किसी दूसरी संस्कृति के संदर्भों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी संस्कृति विशेष को समझने के लिए उस संस्कृति विशेष के ही संदर्भों का प्रयोग करना चाहिए। तो आज की जो चर्चा थी आपके समक्ष पिछले सेशन के पश्चात, मैंने कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी अवधारणाओं को आपके समक्ष रखा, जिसमें सबसे पहले मैंने कोशिश की कि आपके समक्ष समूह का समाजशास्त्रीय अर्थ प्रस्तुत करें। जैसा कि हमने देखा कि ऐसा संकलन जिसमें नियमित आधार पर अंतःक्रिया हो, यानी संबंधों का दोहराव हो, उसे हम समूह कहेंगे। हमने देखा कि समुदाय ऐसे सामाजिक समूह हैं जो किसी सुनिश्चित भौगोलिक दायरे के भीतर रहते हैं और जिनमें आपस में सामुदायिक भावनाओं का तत्व पाया जाता है, साथ ही साथ उनकी सदस्यता भी अनिवार्य होती है। हमने अगली अवधारणा जो आपके समक्ष रखी उसे समिति का नाम दिया और हमने देखा कि समितियां कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों के मिलजुल कर कार्य करने से संबंधित हैं। और हमने देखा कि जब कभी हम किसी चीज को नियमों और कार्यविधियों के प्रकार या तौर तरीकों के रूप में समझने की कोशिश करते हैं तो उसे, और कोई भी मनुष्यों का संकलन अगर सदस्यता के रूप में देखा जाए तो वो समिति है, और अगर हम उसको तौर तरीकों और नियमों के और कार्यविधियों के प्रकार के रूप में देखें तो वो एक संस्था है। इसके पश्चात
हमने आपके समक्ष संस्कृति शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की, जिसको हमने देखा कि सीखे हुए व्यवहारों की व्यवस्था पीढ़ी हस्तांतरित होती है मुख्यतया भाषा के माध्यम से, जो कि व्यक्ति की सीमाओं से ज्यादा होती है और हमारे शारीरिक सीमाओं से ज्यादा। नमस्कार।